प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी है। तो यहाँ पर हमें रचना करनी है एक समकोण त्रिभुज की, और जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, इसका मतलब ये होता है कि कर्ण हमें नहीं दिया गया है और बाकी भुजाएं आधार और लंब होंगी जो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की हैं। उसी के अंदर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले आपको 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना है। आप चाहें तो 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड भी खींच सकते हैं। तो हम इनमें से बड़ी भुजा को खींच लेते हैं। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, और चूंकि हमें समकोण त्रिभुज बनाना है इसलिए 90 अंश का कोण बनेगा इसमें, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 90 अंश का कोण होता है। तो आइए सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 4 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। 0 से स्टार्ट किया और ये देखिए ये 4 सेंटीमीटर हमने खींच लिया। तो इसे हम नाम दे सकते हैं। तो हमने नाम दे दिया BC। तो यहाँ पे BC, और ये 4 सेंटीमीटर है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 4 सेंटीमीटर। इसके बाद समकोण त्रिभुज की रचना करनी है और उसके लिए हमें समकोण बनाना पड़ेगा। तो बिंदु B पर हम समकोण बना लेते हैं। तो चांदे की सहायता से हमने समकोण बनाया। ये देखिए ये चांदा है, और इसका ये जो क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है ये बिंदु B पर होना चाहिए, और ये वाली लाइन ये BC लाइन को आच्छादित करना चाहिए, यानी कि एक के ऊपर एक हो। देखिए इस तरीके से, तब हम 90 डिग्री नापेंगे। तो ये देखिए हमने ये कर लिया। अब 90 डिग्री देखते हैं कहाँ पे बन रहा है। इसको थोड़ा सा और सही करते हैं। ये देखिए अब 90 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट को स्केल की सहायता से मिला दिया। तो ये किरण है एक 90 अंश के लिए, तो हमने इसको नाम दे दिया B/, और यहाँ पे समकोण है इसलिए हमने लिख दिया 90 अंश। इसके बाद हमें दूसरी भुजा दी गई है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। तो बिंदु B को केंद्र मानकर हम 3 सेंटीमीटर का चाप किरण BY पर लगाएंगे। तो देखते हैं किस तरीके से चाप लगता है। तो उसके लिए हमें प्रकार की हेल्प चाहिए। तो ये रहा प्रकार, और इसको हमें फैलाना है 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो चलिए फैलाते हैं। तो इसके लिए हमने 0 पे रखा नोक और आगे बढ़ाते हैं, और ये 3 सेंटीमीटर के बराबर फैला लेते हैं। ये देखिए 3 सेंटीमीटर के बराबर है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं एक बार फिर। ये थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। अब देखिए ये 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बिंदु B पर रखकर हमने 3 सेंटीमीटर का एक छोटा सा चाप लगा दिया, और ये चाप जहां पर कैंसिल हो रहा है वहां पर हमने A नाम दिया। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, तो हमने यहाँ पे A नाम दे दिया, क्योंकि BC हमने नीचे दे दिया है। तो BC चूंकि नीचे है इसलिए A हमने नाम दे दिया। और अब हम A को C से मिला देंगे। इस तरीके से A को C से मिला दिया तो त्रिभुज की रचना हो जाती है। जैसे ही त्रिभुज की रचना होती है इसके बाद हम वही प्रोसेस करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम न्यून कोण बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए तो न्यून कोण खींच देते हैं एक इस तरीके से, जैसा कि हम लोग पहले के प्रश्नों में कर रहे हैं। तो न्यून कोण खींच देते हैं। ये देखिए ये न्यून कोण बनाती हुई किरण खींच दी हमने, और इस किरण को हमने नाम दे दिया BX। तो ये न्यून कोण हो गया, और यहाँ पे हमने इस कोण को बना दिया। अब आप अपनी बुक में देखेंगे कि आपको अनुपात जो दिए गए हैं वो है 5/3, और 5/3 है। इसका मतलब इसमें से बड़ा अनुपात कौन सा है? तो 5 होगा। बड़ा अनुपात कौन सा होगा? 5 होगा, क्योंकि 5/3 आपको अनुपात दिया गया है। तो बड़ा अनुपात 5 है, इसलिए आपको किरण BX पर समान 5 चाप लगा देने हैं। किरण BX पर
तो चलिए समान चाप लगाते हैं, वो भी किरण बी एक्स पर। तो इसके लिए हमने परकाल को इतना लिया और थोड़ा और कम कर लेते हैं ताकि 5 चाप लग सकें। और अब हमने चाप लगाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने पहला चाप लगाया 1, फिर यहाँ पे रखा और दूसरा चाप लगा दिया 2, फिर तीसरा 3, फिर चौथा चाप, और ये देखिए ये 5 चाप हमने लगा दिए हैं। इन पांचों को हमने नाम दे दिया, जैसे इसको B1, यहाँ पे इसको B2, इसको B3, इसको B4, इसको B5, ये हमने नाम दे दिया। अब हम लास्ट वाले जो चाप है उसको C से मिला देते थे, सभी में हमने ऐसा किया है। तो B5 को हम C से मिला देते हैं। देखिए यहाँ से B5 को आपको C से मिला देना है। ये हमने मिला दिया। अब आप देखेंगे कि हमें एक रचना प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद हमें अब इसके अंदर समरूप त्रिभुज बनाना है, तो इसके समांतर एक अन्य रेखा खींचनी है और इसके समांतर एक अन्य रेखा खींचनी है। तो ऐसी स्थिति में हमें समांतर रेखा खींचने के लिए चाप लगाने पड़ते हैं और सबसे पहले हमें B5 पर चाप लगाना है, क्योंकि अनुपात जो हमें दिए गए हैं आप किताब में देख सकते हैं 5/3 है। तो एक 5 पे चाप लगेगा और एक 3 पे चाप लगेगा। तो देखिए किस तरीके से लगता है, आपको एक बार करके भी देख लेना है फिर। तो ये हमने रखा प्रकार की नोक और एक चाप लगाया, ये देखिए इस तरीके से। अब चूंकि अनुपात हमें दिया गया है 5/3, तो 3 है, 4 तो है नहीं, इसलिए B4 को छोड़ के अब 3 पे एक चाप लगाएंगे, B3 पर एक चाप लगाएंगे और B3 पर तो हम अर्धवृत्त के रूप में चाप लगाते हैं, तो हम यहाँ पे अर्धवृत्त के रूप में चाप लगा देंगे। तो हमने ये लगा दिया, आप देखिए, और ये चाप लग गया। इसके बाद हम ये कोण नाप लेते हैं कि ये कोण कितना है। तो चलिए नाप लेते हैं। ये देखिए ये कोण इतना है, तो इतना ही। अब हमें यहाँ पर जहाँ ये कैंसिल हो रहा है ये वाला चाप इस लाइन से, इसमें B2 का कोई रोल नहीं है, B2 को आपको नहीं समझना है कि B2 पर रखना है। ये जो अर्धवृत्त बना होता है ये चाप इस लाइन को जिस पोजीशन पर काटता है, जैसे यहाँ पर B2 से थोड़ा सा आगे है, तो यहाँ पे आपको रख के इस चाप को कट कर देना है। ये देखिए ये कट हो गया। अब जहां पर जिस पॉइंट पर भी ये कट हुआ है, इस पॉइंट एक बिंदु बना लेना है, और चूंकि अनुपात दिया गया था 5/3, तो B3 को इस पॉइंट से मिला देना है। तो चलिए मिला देते हैं। तो ये रहा B3 और ये रहा ये पॉइंट, हमने मिला दिया। तो देखिए इसके समांतर ये एक रेखा खिंच जाएगी और इसको हम नाम दे सकते हैं P। अब हमें यही प्रोसेस ऊपर करनी है। सबसे पहले हमें बिंदु C पर रखकर एक चाप लगाना है, बिंदु C पर रखकर प्रकार की नोक और एक चाप लगा देना है। चलिए लगा देते हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब बिंदु P पर रखकर हमें एक और चाप लगाना है, जो कि हम अर्धवृत्त ही बना देते हैं। तो चलिए अर्धवृत्त बना देते हैं। ये देखिए ये अर्धवृत्त बन गया है। अब ये एंगल नाप लेते हैं कि ये कितना है। तो चलिए नापते हैं। ये हमने नापा इस तरीके से, ये इतना है। इतना ही हम यहाँ से चाप लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा और P को इस पॉइंट से मिला देते हैं। ये P है और ये पॉइंट है, तो चलिए मिला देते हैं। थोड़ा सा और आगे करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट आ जाए, शीश जो है थोड़ी सी मोटी है पेंसिल, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। चलिए ये हमने बनाया।
तो इसके समांतर ये आ जाएगी और इस तरीके से हम यहाँ पे ए डैश नाम दे देंगे। तो ये देखिए समकोण त्रिभुज ABC है और इसके अंदर ए डैश B और P है। तो इस तरीके से रचना हो जाएगी। अब हम रचना के चरण लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे रचना के चरण और सबसे पहले हम चित्र को यहाँ पे देख लेते हैं हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने BC बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम हमने BC बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, तो हमने लिख लिया। इसके बाद दूसरा जो हमने किया था, यहाँ पे बिंदु B को केंद्र मानकर 90 अंश का कोण बनाया था और ये कोण बनाती हुई किरण हमने BY खींची थी। आप देख लीजिए, ये देखिए ये BY किरण है, ये B है यहाँ पर और ये Y है, तो BY एक किरण खींची थी। तो बिंदु B को केंद्र मानकर 90 अंश का कोण बनाती हुई किरण BY खींची, तो यही हम लिख लेंगे। ये देखिए यहाँ पे आगे की ओर BY किरण है। इसके बाद हम तीसरा लिखेंगे। हमने एक बार फिर से जो है बिंदु B को केंद्र माना था और 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया था, क्योंकि हमें किताब में 3 सेंटीमीटर की एक और भुजा दी गई थी। तो हमने बिंदु B को केंद्र मानकर किरण BY पर, ये देखिए आपको किरण BY दिख रही होगी B से Y तक, तो इसी पर हमने चाप लगाया था। तो हम वही बात लिख लेंगे। तो बिंदु B को केंद्र मानकर किरण BY पर 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो A पर मिलता है। आप देख सकते हैं चित्र में ये चाप लगाया था 3 सेंटीमीटर का, जो A पर मिल रहा था। यहाँ पे आप 3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, तो A पर मिल रहा है। इसके बाद हमने क्या किया था, A को C से मिला दिया था। तो हम अगला स्टेप लिखेंगे, A को C से मिलाया। अब इसके बाद जैसे ही त्रिभुज बनता है तो हम न्यून कोण खींचते हैं, यानी कि CBX। हमने एक न्यून कोण खींचा था, आप देख सकते हैं CBX एक न्यून कोण की रचना की थी। तो वही यहाँ पे लिखेंगे 5वां पॉइंट इस तरीके से। आगे हमने जैसे ही न्यून कोण बनाया था तो किरण BX पर 5 समान चाप B1 B2 B3 B4 B5 लगाए थे, तो यही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 6वां पॉइंट, किरण BX पर 4 समान चाप B1 B2 B3 B4 लगाए। इसके बाद 7वां पॉइंट, हम चित्र में यदि देखें तो हमने B5 को C से मिलाया। यहाँ पे सॉरी, हमें 4 नहीं 5 चाप लगाए हुए थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्ट करता हूँ, 4 नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे 5 समान चाप B5 लगाए। अब B5 को C से मिलाया था, चित्र में देखिए B5 को C से मिलाया, तो यही लिख लेते हैं इस तरीके से। अब जैसे ही हमने मिलाया था उसके बाद हमने CV5 के समांतर PB3 खींची थी और CA के समांतर PA' खींची थी। इन दोनों को हम लिख लेंगे, तो चलिए लिख लेते हैं। और जैसे ही हमने ये खींची तो इस प्रकार त्रिभुज, आप देखेंगे चित्र में कि त्रिभुज ABC और A'BP की रचना होती है। तो इस तरीके से त्रिभुज ABC और A'BP की रचना होती है। अब हम इस रचना का औचित्य देंगे, तो हेडिंग डाल लेंगे औचित्य, और औचित्य देने के लिए हमें चित्र की जरूरत होती है, तो ये रहा चित्र। अब इस चित्र में हमें इस लाइन के ऊपर एक त्रिभुज दिख रहा है और इसी लाइन के नीचे एक त्रिभुज दिख रहा है। देखिए कैसे, इस लाइन के ऊपर ABC ये वाला त्रिभुज और नीचे BCB5 ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को लेना है क्रम अनुसार। सबसे पहले हम ऊपर वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में, और इसमें AC जो आपको दिख रही है इसके समांतर है A', P। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है AC समांतर है A' P के। जब ये दोनों समांतर हैं तो बड़ी भुजा की बटे छोटी भुजा, यहाँ पर भी बड़ी भुजा की बटे छोटी भुजा।
तो यही लिखेंगे और ये थेल्स प्रमेय से होता है। तो हम लिखेंगे, चलिए बताइए, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है ABC, इसमें बड़ी भुजा कौन सी है? यहाँ पे AB, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB, और बटे छोटी भुजा कौन सी है? A' B, तो हम यहाँ पे लिख देंगे A' B बराबर। यहाँ पे अब आपको बताना है बड़ी भुजा कौन सी है? BC, और छोटी भुजा कौन सी है? BP, और इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। इसके बाद हम नीचे वाला त्रिभुज ले लेंगे, और त्रिभुज है BCB5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BCB5 में। अब ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, इसमें इस भुजा के समांतर ये वाली रेखा है, तो इसके समांतर है, इसलिए कौन कौन सी है? CV5 और PV3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CV5 समांतर है PV3, समांतर है आपस में, इसलिए बड़ी भुजा के बटे छोटी भुजा, बड़ी भुजा कौन सी है? क्या आप बता सकते हैं? BC, और छोटी भुजा कौन सी है? BP, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC बटे BP बराबर, यहाँ पे बताइए बड़ी भुजा BB5, और बटे छोटी भुजा कौन सी है? BV3, और इसको हमने बनाया इक्वेशन नंबर 2। अब यदि हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखें, यानी समीकरण 1 व 2 से, तो इसमें लिखा है BC बटे BP, इसमें भी लिखा है BC बटे BP, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब है इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, यानी कि AB बटे A' B बराबर BV5 बटे BV3। अब आगे बढ़ेंगे तो AB बटे A' B बराबर, ये देखिए BV5, यानी कि BV5 तक 5 चाप लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, B5 तक 5 चाप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 5, और 3 तक 3 चाप लगे हुए हैं, इसलिए लिख देना है 3। तो देखिए AB भुजा जो है, ये देखिए AB भुजा वो 5 है बड़ी भुजा, और A' जो है वो 3 है, जो कि सत्य है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए AB अनुपात A' B बराबर 5:3, जो कि सत्य है। इस तरीके से इसका औचित्य हो जाएगा। चलिए आप रचना के चरण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, और उसके बाद औचित्य का चलिए मैं बता देता हूं। तो यहाँ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए। इसके बाद 8वीं रचना भी है, तो उसको भी आप लिख लीजिए। अब आप औचित्य का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, ये है औचित्य। पूरा औचित्य जो है आप लिख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे। थैंक यू।